धातु ढलाई कार्यशाला में पारंगत धातु शिल्पी। आज आपको हम ऐसे शख्स राजू से मिलाने जा रहे हैं जो कि घूम घूम कर धातु की ढलाई कर अनेक भगवान की मूर्तियां बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये शख्स रहने वाले भोपाल मध्य प्रदेश के हैं। भोपाल के पारंपरिक गढ़वा धातु शिल्पियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली धातु ढलाई पद्धति लास्ट वैक्स प्रोसेस का ही आदिम रूप देते हैं। वे 2 पीढ़ियों में इस पद्धति का अनुसरण करते आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कालांतर में पुरातन पद्धति में कुछ बदलाव भी हुए हैं, परंतु मूल सिद्धांत जस के तस है। धातु ढलाई के कार्य में सारा घुमंतु परिवार सहायता करता है। घर की स्त्रियां और बच्चों की भूमिका इस कार्य में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। स्त्रियां सांचों के लिए मिट्टी लाती और उसे छान कर कूट कर तैयार करती हैं। वे मूर्ति पर अलंकरण का कार्य करती हैं। सारा परिवार यदि महीने भर काम करे तो गुजारे लायक काम हो जाता है, परंतु ये काम 8 महीने ही चलता है। बरसात के 4 महीने अधिकांश घुमंतु खेती बाड़ी में बिताते हैं। घुमंतु लोगों द्वारा मूर्ति बनाने की पद्धति बहुत ही प्राचीन पर सरल है। इसमें समय अधिक लगता है और तकनीक में निपुणता की भी आवश्यकता है। आज भी घुमंतु जाति के लोग ढलाई इसी परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। धातु ढलाई कार्यशाला में कार्यरत घुमंतु धातु शिल्पी की विशिष्टता अधिक निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक सोपान में दिखती है। सबसे पहले खेत से लाई गई काली मिट्टी में धान का छिलका मिलाकर गूंथ लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई मिट्टी से मूर्ति का ढांचा या कोर बनाया जाता है। यदि किसी देवता की मूर्ति बनाई जा रही है तो पहले उसका पूरा शरीर बनाया जाता है। इसके बाद तैयार आकृति को धूप में सूखने को रख दिया जाता है। सूखने पर इस पर नदी किनारे से लाई गई महीन मिट्टी में गोबर मिलाकर दूसरी परत चढ़ाई जाती है। दूसरी परत चढ़ाने पर आकृति में पहले से अधिक सफाई आ जाती है। सूखने पर इस आकृति की ऊपरी सतह को टूटे हुए मटके के खपरे से रगड़ा जाता है। इस प्रकार रगड़ने से मूर्ति सुडौल हो जाती है और उसकी ऊपरी सतह चिकनी हो जाती है। इस समय मूर्ति यदि बेडोल नजर आती है तो खपरे के टुकड़े से रगड़ने से जो बारीक मिट्टी इकट्ठी होती है उसे गूंद कर पुनः मूर्ति को सुडौल बनाने के लिए कहीं ना कहीं मिट्टी लगाई जाती है। इस प्रक्रिया के उपरांत मूर्ति को सुडौल और चिकना बनाने के लिए फिर से खपरे से रगड़ा जाता है। सुडौल कोर तैयार हो जाने के बाद उस पर मोम के तार से काम किया जाता है, परंतु मोम के तार के काम करने से पहले कोर पर सेम की पत्ती रगड़ते हैं। इससे मोम मिट्टी पर चिपक जाता है। मोम के तार बनाने के लिए पहले तो केवल मधुमक्खी के छत्ते का मोम ही प्रयुक्त किया जाता था, परंतु बाद में इसमें पैराफिन वैक्स मिलाया जाने लगा। मोम के तार तैयार करने के लिए मोम को सबसे पहले एक बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है। पिघले हुए मोम को सूती कपड़े से छानते हुए पानी भरे बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। साफ किए गए मोम में कभी कभी थोड़ा सा सरसों, अलसी, तिल अथवा महुआ का तेल मिलाया जाता है, जिससे मोम में लोच आ जाती है। इस मोम को पिचकी, ये एक प्रकार का यंत्र में रखकर और दबाकर मोम का तार निकाला जाता है। ये तार धागे के समान बारीक होता है, जो नरम होने के बावजूद टूटता नहीं है। मोम के तार से मूर्ति की ऊपरी सतह पर सभी बारीक काम किए जाते हैं। देह का टेक्सचर मोम के तार से ही बनाया जाता है। मूर्ति के हाथ पैर, आंख, कान, नाक एवं अन्य अलंकरण मोम के द्वारा ही बना दिए जाते हैं। इस समय मूर्ति के वह सभी विवरण मोम द्वारा बना लिए जाते हैं जो धातु की मूर्ति में अंतिम रूप से चाहिए। यदि हम ये कहें कि ये धातु की मूर्ति बनी मूर्ति का मोम में बना प्रतिरूप होता है तो गलत ना होगा। जब ठोस आकृति बनानी होती है तब प्रतिमा का कोर नहीं बनाया जाता, आकृति मोम से ही बना दी जाती है। मूर्ति पर मोम लपेटने के बाद उस पर पुनः मिट्टी चढ़ाई जाती है। यह मिट्टी तैयार करने के लिए नदी किनारे की मिट्टी, कोयले का पाउडर और सूखे गोबर के मिश्रण को कपड़े से छाना जाता है। छानने पर प्राप्त बारीक मिश्रण को पानी में गूंथ कर मोम चढ़ी मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद दीमक की बाम्बी से लाई गई मिट्टी में चावल का छिलका मिलाकर तैयार की गई मिट्टी से मूर्ति पर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। इसी समय सांचे के निचले भाग में विशेष रूप से बनाए गए मिट्टी के कटोरे में मूर्ति के अनुपात के अनुरूप आवश्यक पीतल रख लिया जाता है।
अब इस कटोरे को मूर्ति के पैर की तरफ से उसी मिट्टी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए सांचे को धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। मोम से तैयार मूर्ति को धातु में डालने हेतु तैयार सांचे के सूखने पर इसे भट्टी में इस प्रकार रखा जाता है कि पीतल रखे कटोरे वाला भाग नीचे रहे ताकि उसे सीधी आंच लग सके। भट्टी 1 फीट गहरी और लगभग इतनी चौड़ी होती है। भट्टी में मूर्ति रखकर उसके ऊपर भी लकड़ी, कोयला आदि रख लिया जाता है। अब भट्टी में आग लगा दी जाती है। इस भट्टी को धोकनी से हवा भी दी जाती है। भट्टी की आग से गर्मी पाकर मूर्ति के सांचे से जुड़े कटोरे में रखा हुआ पीतल पिघलकर तरल हो जाता है। इसी समय गर्मी पाकर मूर्ति में लपेटा हुआ मोम भी पिघलता है, जिसे सांचे की मिट्टी सोख लेती है। चूंकि मोम के दोनों ओर मिट्टी की परत होती है और मोम पिघलकर सूख जाता है, इस कारण मोम द्वारा घेरी गई जगह खाली हो जाती है और उसके स्थान पर मूर्ति का एक रिक्त सांचा बन जाता है। इसी समय भट्टी में रखे सांचे को उलट दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिघला हुआ पीतल इन सांचों से होता हुआ पूरी मूर्ति पर फैल जाता है और रिक्त जगह भर जाती है। अब इस सांचे को भट्टी से निकालकर ठंडा करने से पीतल जम जाता है और मूर्ति तैयार हो जाती है। आजकल सांचे में पीतल रखकर मूर्ति डालने का चलन कम हो गया है। पीतल को अलग क्रूसिबल में लेकर आग पर गलाने का प्रचलन लोकप्रिय हो गया है। इस विधि में पीतल को अलग पिघलाकर सांचे में डाला जाता है। ऐसे घुमंतू कारीगर की अब राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की पूछ परख नहीं होती है। सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहित कर उनके हुनर को सही दिशा देने। आपका राजू। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से आए हैं। क्या ये मूर्ति आप लोग बनाते हैं? सिल्वर पीतल जला के ढालते हैं। कब से कर रहे हैं मूर्ति कला काम? 10-12 साल हो गए। आपके पिताजी लोग भी यही ऐसे काम करते थे। कितना कमा लेते हैं इससे? 200, 250, 1000, 1200 धंधे के ऊपर है, कोई भरोसा नहीं। आप मूल भोपाल के रहने वाले हैं और घूम घूम के ये सारा कुछ बनाते, गाँव देहात घूमते हैं। अभी बेमेतरा में कब से यहाँ अभी बना? महीना हो गया।